हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल नर्सरी। हम लोगों ने हरियाणा जुडिशरी के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 14 तक कवर कर लिया था। आज हम सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेक्शन 15। सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, किसी वस्तु की, कोई भी गुड्स की जब सेल होती है, जब उसके बारे में पूरा क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं और उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे वो सेल रहती है। डिस्क्रिप्शन बेसिस पे सेल रहती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सेल बाय डिस्क्रिप्शन। चलिए इसको देख लेते हैं। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जैसा हमने डिस्क्रिप्शन दिया है उसी अनुरूप, उसी वे में गुड्स की सेल होगी। तो देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, वहां पे अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक इम्प्लाइड कंडीशन रहती है, डेट द गुड्स शैल करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, कि जो भी सामान फिर दिया जाएगा, जो भी गुड्स बेचा जाएगा, वो उससे, उसकी क्वालिटी से, उसके डिस्क्रिप्शन से करस्पॉन्ड होना चाहिए। करस्पॉन्ड होना चाहिए मतलब इक्वल रहना चाहिए, मिलता जुलता रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ऑफ सेम डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड इफ द सेल इज बाय सैंपल, अब ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है, अब दूसरी दे रखी है, इफ द सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन दोनों बताया गया है। सेल को बोला गया है कि जो हम बता रहे हैं उसमें गुड्स यही सैंपल के होने चाहिए और इसी डिस्क्रिप्शन के होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इट इज नॉट सफिशियंट, इट इज नॉट सफिशियंट डेट द बल्क of the goods correspond with the sample if the goods does not correspond with the description। अगर जो बल्क बेचा जा रहा है, दिया जा रहा है, वो इससे तो करस्पॉन्ड हो गया, लेकिन इससे नहीं हुआ तो ये सेल वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है। तो उसको इससे करस्पॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी टू करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। ऐसा क्यों है, यहाँ पे सेल को इम्पोर्टेंस कम, सैंपल को इम्पोर्टेंस कम क्यों दी गई है, क्योंकि ये जो सेक्शन है डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है स्पेसिफिकली, इसलिए डिस्क्रिप्शन का इम्पोर्टेंस होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी, अगर कोई पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो जो इम्प्लाइड कंडीशन ये बनेगी कि जो भी बल्क दिया जाएगा वो करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और अगर कोई सेल ऐसी हो रही, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो रहा है जो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों की बात करता है, तो ये अकेला सफिशिएंट नहीं होगा कि अगर वो जो बल्क दिया गया है वो उसके सैंपल से मैच करे और डिस्क्रिप्शन से मैच ना करे। डिस्क्रिप्शन से मैच होना बहुत ज़रूरी है, सैंपल से मैच हो जाए अच्छी बात है, और डिस्क्रिप्शन से मैच होना भी ज़रूरी है, ठीक है। विदाउट उसके डिस्क्रिप्शन से मैच हुए वो सेल वैलिड नहीं रहेगी। अब इस सेक्शन को हम लोग लिंक करेंगे सेक्शन 17 के साथ में, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, और सेक्शन 17 बोलता है सेल बाय सैंपल, जो कि इसके सेकंड क्लॉज में हमने देखा था, सैंपल की बात करी गई थी। चलिए सैंपल का समझ लेते हैं अब कैसे होगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल वेयर देयर इज अ टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू डेट इफेक्ट। सेल बाय सैंपल का कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली या तो मेंशन हो या इम्प्लाइडली उसके टर्म्स से ये हम डिराइव कर पा रहे हैं कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना गया है जिसमें सेल को, सैंपल को इम्पोर्टेंस दिया गया है, सैंपल की बात करी गई है। क्या होगा, इन द केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। अब हम देख लेते हैं कि अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है जिसमें सैंपल की बात करी गई है तो क्या क्या इम्प्लाइड कंडीशन होगी, फिर वहां पे उससे किस तरह से डील करा जाएगा। डेट द बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी, जैसे हमने पिछले सेक्शन में देखा था, जो बल्क रहेगा वो किससे करस्पॉन्ड करना चाहिए, जो सैंपल की बात करी गई है, जैसा सैंपल उसने पहले देखा है, जो सैंपल उसने बताया है वही क्वालिटी का बल्क होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। डेट द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल, और बायर के पास में कंपेयर करने की रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। जो बल्क वो खरीद रहा है, जो बल्क सेलर ने उसको दिया गया है, वो उसके पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि वो सैंपल से मैच कर ले, करस्पॉन्ड कर ले।
ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी होना जरूरी है। डेट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, जो गुड्स बेचे जा रहे हैं अब उसको, वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल which would not be apparent on reasonable examination of the parties of the sample। इसका मतलब जो भी गुड्स दिए जा रहे हैं वो डिफेक्ट फ्री होना चाहिए, और डिफेक्ट इस तरह का नहीं होना चाहिए जो कि उसको अनमर्चेंटेबल बनाए, मतलब जिसका परचेज और सेल नहीं हो सकती, इस तरह का उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और वो डिफेक्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो कि रीजनेबल एग्जामिनेशन से पता न लगा जा पाए। मतलब अगर कोई डिफेक्ट ऐसा है जिसको आप देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ इसमें कमी है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन क्या जरूरी है कि रीजनेबल एग्जामिनेशन करने के बाद भी उस डिफेक्ट का पता नहीं लगा जा सके। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। ऐसा डिफेक्ट जो सेल को अनमर्चेंटेबल बना देता है, उसका परचेस सेल नहीं हो सकती, और दूसरा उसका एग्जामिनेशन करने के बाद भी डिफेक्ट का पता नहीं लगा जा सके। अब इसका जो 17 का बी जो है क्लोज, डेट द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल, ये क्या है, एट द टाइम ऑफ सेल की बात कर रहा है, जिस समय उसको डिलीवरी दी जा रही है, टाइम ऑफ डिलीवरी, जब वो डिलीवरी उसने ली नहीं है वो चेक कर रहा है, ये उस समय के एग्जामिनेशन की बात करता है। ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग की। वहीं सेक्शन 41 से हम इसको लिंक करेंगे, तो सेक्शन 41 क्या बोलता है, बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स। अब ये जो एग्जामिनिंग द गुड्स की बात है, ये कब की बात करी गई है, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड, जब उसको डिलीवर हो चुके हैं उसके बाद भी उसका अधिकार है। जब डिलीवरी हो रही है तब तो अधिकार है ही सही, कंपेयर करने का, सैंपल से जांचने का, मैच करने का। लेकिन जब डिलीवरी हो चुकी है तो उसके बाद भी है उसका अधिकार। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर विच ही हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन्ड, अगर उसने प्रीवियसली एग्जामिन नहीं करा गया है उसके द्वारा तो क्या होगा, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर विच ही हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन्ड ही इज नॉट डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड, ये नहीं माना जाएगा कि उसने डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है। कब तक, अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि he has a reasonable opportunity of examining them for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract, जब तक कि उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती कि वो उसको एग्जामिन कर ले कि जिस सैंपल का, जिस डिस्क्रिप्शन का उसने कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है वो एक्चुअली उससे करस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये डिलीवरी के बाद की बात हो गई। और तब बात की बात हुई डिलीवरी के, जबकि उसने प्रीवियसली एग्जामिन नहीं कर पाया है किसी रीजन की वजह से। और यहाँ पे 17B एट द टाइम ऑफ डिलीवरी की बात कर रहा है। अगला भी देख लेते हैं इसका 41 का सब सेक्शन 2, अनलेस अदरवाइज एग्रीड व्हेन द सेलर टेंडर्स डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर ही इज बाउंड, क्या, व्हेन सेलर टेंडर्स डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर, सेलर डिलीवरी दे देता है गुड्स की बायर को, तो क्या हो जाता है, ही इज बाउंड ऑन रिक्वेस्ट, सेलर बाउंड हो जाता है किसकी रिक्वेस्ट पे, बायर की, to afford the buyer a reasonable opportunity of examining the goods for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract। डिलीवरी के बाद भी अगर सेलर रिक्वेस्ट करता है किसी तरीके की कि मुझे इसको एग्जामिन करना है गुड्स को, तो सेलर क्या हो जाएगा, उसकी रिक्वेस्ट पे बाउंड हो जाएगा और उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी उसको, ये देखने के लिए कि जो गुड्स मैंने इसको दिए हैं वो उस कंफर्मिटी में है कि नहीं जैसा उसने कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया था। ठीक है, तो सेक्शन 17 सेक्शन 41 के साथ में देखना है, और सेक्शन 15 जो है वो सेक्शन 17 के साथ देखना है। तो 15, 17 और 41 साथ में एक तरीके से पढ़ेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, इजीली समझ आ जाएगा। नाउ सेक्शन 16 ये बात करता है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी और फिटनेस, फिटनेस के लिए कुछ इम्प्लाइड कंडीशन और क्वालिटी की अगर कोई बात करेंगे तो उसके लिए कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस हैं, उनसे डील करता है सेक्शन 16। क्या होंगी देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। ठीक है, देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड्स सप्लाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्सेप्ट एज फॉलोज। तो ये जो हमारा ये हो गया है इतना इतना,
हिस्सा। ये क्या चीज है, ये काय की बात करता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी। तो जनरल प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा कि देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड्स अप्लाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये बात कर दी है इसने कैविएट एम्प्टर के बारे में कि किसी तरह की कोई इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी नहीं दी जाएगी आपको। जहाँ पे सेल ऑफ गुड्स हो रहा है वहाँ पे किसी तरह की कोई इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी यूजुअली नहीं मिलेगी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, बायर की, क्या करने की, चेक करने की सामान। ठीक है, कोई इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी की बात नहीं है। जो खरीदार है, जो परचेजर है, वो अपना सामान चेक कर ले कि जो क्वालिटी का उसको चाहिए उसी क्वालिटी का उसको वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर यहाँ पे अप्लीकेबल है। ठीक है, रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर मीन्स लेट द बायर बी अवेयर, क्या वो खरीद रहा है वो देखे समझे, उसके हिसाब से ही फिर वो खरीदारी करे। लेकिन इसके जो अब सेक्शन 16 के जो सब सेक्शंस दे रखे हैं ये क्या है, ये एक्सेप्शन है एज अ रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर। इसी के कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे हमने देख लिया जनरल प्रिंसिपल नो कंडीशन वाला जो कि रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर से डील करता है। और उसके बाद में जो यहाँ पे बात करी गई है एक्सेप्ट एज फॉलोज, मतलब इन कंडीशन में अप्लीकेबल है इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज। इन कंडीशन में अप्लीकेबल है मतलब ये क्या चीज हो गई, ये एक्सेप्शन हो गए रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर के। अब देख लेते हैं कैसे। तो पहला जो बात करता है वो क्या बोल रहा है, वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन, बायर क्या कर रहा है, बाय एक्सप्रेसली or by implication makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required as to show that the buyer relies on the seller's skill or judgment and the goods are of description which it in the course of the seller's business to supply whether he is manufacturer or producer or not there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for such purpose। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। where the buyer expressly or by implication क्या करता है, मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस, एक्सप्रेसली बताता है पर्टिकुलर पर्पस कि मुझे किस पर्पस के लिए ये गुड्स चाहिए, या फिर इम्प्लीकेशन बाय इम्प्लाइडली उसको उसके संज्ञान में लाता है किस बारे में, पर्पस के लिए कि मुझे गुड्स किस पर्पस के लिए चाहिए। दो बातें हो गई, बाय एक्सप्रेसली बाय इम्प्लीकेशन मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, किस कारण के लिए चाहिए गुड्स वो उसको बताता है। एज टू शो डेट द बायर रिलाइज ऑन द सेलर्स स्किल और जजमेंट, प्लस इसके बाद में क्या करता है, ये क्यों करता है बताने के लिए, इसके साथ साथ वो बताता है कि मैं आपकी क्षमताओं पे, स्किल और जजमेंट पे वो विश्वास करता है। बायर क्या बताता है कि मैं सेलर के स्किल और जजमेंट पे विश्वास करता हूँ। हम कई बार दुकान वाले के पास जाते हैं ना कि भैया आप अपने हिसाब से अच्छा तरबूज देख के दे दो, खराब नहीं निकलना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्किल और जजमेंट पे विश्वास कर रहे हैं। तो ये वही बात हो गई। एंड द गुड्स आर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन विच इट इन द कोर्स ऑफ द सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई, और क्या हो, गुड्स आर ऑफ डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन उसने बताया गया है वो उसी डिस्क्रिप्शन के होने चाहिए, ये उसको बता देता है कि मुझे इस तरीके का चाहिए। इन द गुड्स आर ऑफ डिस्क्रिप्शन विच इन इट इज इन द कोर्स ऑफ सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई, और वो जो गुड्स बताता है कि मुझे इस डिस्क्रिप्शन का चाहिए वो कैसे होने चाहिए, जो सेलर यूजुअली उनसे डील करता है उसी तरह का वो सामान देता है, बेचता है। क्या करता है, या तो मैन्युफैक्चर करता है और प्रोड्यूस करता है, ये भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। बेचना तो है ही सही, प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर भी इंक्लूडेड है उसी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के। देयर इज एन, अगर ये सारी चीजें हैं, फुलफिल हो गई हैं तीन चीजें, एक तो बता दिया गया है पर्पस, दूसरा ये बता दिया गया है कि मैं आपके स्किल और जजमेंट पे विश्वास कर रहा हूँ, तीसरी बात क्या बता दी गई है, तीसरी बात ये बता दी गई कि मुझे इस डिस्क्रिप्शन का चाहिए, और सेलर जो है वो उसी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स से डील करता है। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा फिर, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन डेट द गुड्स शैल बी रिजनेबली फिट फॉर सच पर्पस, ये एक इम्प्लाइड कंडीशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इम्प्लाइड कंडीशन, कि जो सामान की बात करी गई वो रिजनेबली फिट है जिस पर्पस के लिए उसको चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये एक पहला अपना एक्सेप्शन हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीजें और भी हैं वो देख लेते हैं कि मान लीजिए ये जो बता रहा है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, ये कोई ऐसा एक पर्पस है, ठीक है, जो गुड्स की उसने बात करी गई है वो गुड्स सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज होता है और किसी पर्पस के लिए यूज होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है उसको बताने की, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली,
ये नहीं भी हो, अगर उसने नहीं भी बताया गया है, सिर्फ जाके ये बोल दिया है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और वो प्रोडक्ट सिर्फ एक ही काम के लिए यूज होता है, जैसे हम आजकल देख रहे हैं रेमडेसिविर जो कि कोरोना में यूज हो रही है। अगर हम जाके बस इतना ही इसके बारे में बता देते कि रेमडेसिविर चाहिए और ये नहीं बताते किस पर्पस के लिए चाहिए, तो भी वो अप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन में मान लिया जाएगा। ठीक है, तो बताने की जरूरत कब नहीं है, वैसे जरूरत है, ये कंडीशन है इसकी, लेकिन कब बताने की जरूरत नहीं, जब जो गुड्स डिमांड कर रहे हैं वो यूजुअली सिर्फ उसी एक पर्पस के लिए यूज होता है, या फिर सिर्फ एक पर्पस के लिए यूज होता है, या फिर जनरली बस उसी पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, दो बातें हो गई, सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए या फिर जनरली उसी पर्पस के लिए। इन दोनों कंडीशन में अगर आप पर्पस नहीं बताएंगे, सिर्फ गुड्स की डिमांड कर देंगे, तो भी ये एक इम्प्लाइड कंडीशन मान ली जाएगी। ठीक है, ये एक बात हो गई आपकी। अब साथ में देख लेते हैं इसका प्रोविजो। ये क्या बात करता है, प्रोवाइडेड डेट इन द केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, स्पेसिफाइड आर्टिकल की बात अगर करता है अंडर इट्स पेटेंट और ट्रेड नेम, अगर बायर जाके कुछ बात करता है कि मुझे इस कंपनी का ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, पेटेंट और ट्रेड नेम, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू इट्स फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। वहां पे फिर जो सेलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है ऐसी किसी इम्प्लाइड कंडीशन से, फिटनेस देने के लिए फिटनेस की इम्प्लाइड कंडीशन यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो ब्रांड वैल्यू के तहत ले रहा है और ब्रांड वैल्यू अपने आप में बहुत महत्व रखती है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक भी है। वो क्या लॉजिक है, जब वो ब्रांड नेम में ले ही रहा है चीजें, तो वो क्या कर रहा है, एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, इम्प्लाइड कंडीशन वाली। तीन कंडीशन बताई थी, एक नॉन वाली, स्किल जजमेंट वाली और एक डिस्क्रिप्शन वाली। तो कौन सी फुलफिल नहीं कर रहा है, वो ये वाली फुलफिल नहीं कर रहा है। वो सेलर की या प्रोड्यूसर की स्किल और जजमेंट पे विश्वास नहीं रख रहा है। वो किसकी स्किल और जजमेंट पे विश्वास रख रहा है, जो जिसके नाम से ब्रांड पेटेंट है, जो उसका मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे ये प्रोविजो हो गया, मतलब एक्सेप्शन का एक्सेप्शन बन गया। यहाँ पे रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर अप्लीकेबल हो गया है। इस प्रोविजो में रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर अप्लीकेबल होगा और क्या चल जाएगा, लेट द बायर बी अवेयर, वो अपनी रिस्क पे खरीदे। चलिए आगे देख लेते हैं। वेयर गुड्स आर, ये सबसेक्शन 2, ये क्या बोलता है, वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ डेट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन बता के खरीदारी करी गई है किसी सामान की, फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ डेट डिस्क्रिप्शन, जो यूजुअली वही सामान बेचता है, उसी तरह का बेचता है। ठीक है, वेदर ही इज द मैन्युफैक्चर और नॉट, मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर नॉट, जरूरी नहीं है सेलर भी हो जाए, चलेगा। देर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन डेट द गुड्स शैल बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, अगर जो डिस्क्रिप्शन का उसको सामान चाहिए वो वहां पे जा रहा है और इस विश्वास के साथ जा रहा है कि ये यूजुअली इसी तरह के का, इसी क्वालिटी का, इसी डिस्क्रिप्शन का सामान बेचता है ये सेलर, तो एक इम्प्लाइड कंडीशन मान ली जाएगी कि जो गुड्स उसने दिए हैं वो कौन से हैं, वो मर्केंटेबल क्वालिटी के हैं। क्यों मान ली जाएगी, क्योंकि उसने उसकी गुडविल इस तरह से इस्टेब्लिश कर ली है सेलर ने, ताकि लोग उसके पास ये विश्वास के साथ जाते हैं कि इसी डिस्क्रिप्शन का सामान देगा। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया आपका, जहाँ पे रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर अप्लीकेबल नहीं होगा। हमने पहला वो देख लिया एक्सेप्शन, दूसरा एक्सेप्शन ये हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं हम, आपका इसका इसका प्रोविजो है डेट इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड्स डिफेक्ट्स विच सच एग्जामिनेशन ought टू हैव रिवील्ड। मतलब एक हमने पहले देखा था, एग्जामिनेशन की बात करी गई थी, लेकिन वो डिफेक्ट्स कैसे थे, जो रीजनेबली अपीयर नहीं हो रहे थे। और यहाँ पे कैसी बात करी गई है कि रीजनेबल एग्जामिनेशन पे, रीजनेबल एग्जामिनेशन करने पे अगर provided if the buyer has examined the goods there shall be no implied in regard to the defects with such examination, लेकिन अगर रीजनेबल एग्जामिनेशन पे कुछ डिफेक्ट्स उजागर हो रहे हैं तो फिर यहाँ पे वापस से रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर, रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर अप्लीकेबल हो जाएगा और किसी तरह की इम्प्लाइड कंडीशन नहीं रहेगी। मतलब ये एक्सेप्शन फिर से
नल एंड वॉइड हो गया एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन ये है, ठीक है। तो रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर अप्लीकेबल हो गया क्योंकि डिफेक्ट्स ऊपरी तौर पे इसको दिख गए हैं। अगर नहीं दिखते तो अप्लीकेबल नहीं होता, रीजनेबल एग्जामिनेशन पे नहीं दिखते तो अप्लीकेबल नहीं होता। तीसरा देख लेते हैं, एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। अगर कोई लंबे समय से चल ही रही है बिजनेस वगैरह है, यूसेज ऑफ ट्रेड, और उन कोर्स ऑफ डीलिंग में अगर कोई क्वालिटी और फिटनेस की कंडीशन काफ़ी लंबे समय से मिल रही है तो फिर इसको भी हम एक इम्प्लाइड कंडीशन मान लेंगे। एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड, यूसेज और ट्रेड। अगला देख लेते हैं, एन एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन डज नॉट नेगेटिव अ वारंटी और कंडीशन इम्प्लाइड बाय दिस एक्ट अनलेस इनकंसिस्टेंट देयर विथ। चलिए ये अच्छा है। एन एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन, अगर कोई एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन बताई गई है तो वो क्या करेगी, वो जो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन है उसको नेगेटिव नहीं करेगी, नेगेट नहीं करेगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस वारंटी या फिर कंडीशन दी गई है तो वो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन को क्या नहीं करेगी, नेगेट नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी, जब तक कि वो इनकंसिस्टेंट नहीं हो जाती उससे। अगर ये कुछ ऐसी बात कर रहा है जो इससे पूरी तरीके से क्या है, इनकंसिस्टेंट है, तो फिर ये इसको नेगेट कर देगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं इम्प्लाइड वारंटी क्या क्या हो सकती हैं। जिस इम्प्लाइड वारंटी जिसकी नेगेट करने की बात करी गई है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, वो हमने देखी जैसे सेक्शन 14B में देखी थी। क्या देखी थी, वारंटी ऑफ पोजेशन की, है ना, एंजॉय पोजेशन की। ये एक वारंटी दी थी कि वो जब ट्रांसफर होगा, कन्वे होगा, तो टाइटल के साथ साथ उसको क्या मिलेगा, राइट टू एंजॉय पोजेशन भी मिलेगा वायर को, ठीक है। तो एक तो ये इम्प्लाइड वारंटी है। अगर कोई एक्सप्रेस टर्म ऐसा बताया गया है यहाँ पे जो इस इम्प्लाइड वारंटी के इनकंसिस्टेंट हो जाता है किसी तरीके से, तो फिर ये निगेट हो जाएगी चीज़ें, और यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन है ये फिर से क्या बन जाएगा, आपका कैविएट एम्प्टर वाली बात बन जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं दूसरी चीज़, ये हो गई पहली। दूसरी बात करी गई है सेक्शन 14C में ही बताई गई थी आपको चार्जेस की, कि फ्री फ्रॉम चार्जेस कन्वे होगी कोई भी चीज़, और अगर वो फ्री फ्रॉम चार्जेस कन्वे नहीं हो रही है तो अगेन ये क्या हो जाएगा, कोई इम्प्लाइड एक्सप्रेसली अगर मेंशन करी गई है तो फिर से क्या हो जाएगी आपकी, इसका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर फिर से अप्लीकेबल हो जाएगा। ये चार्जेस वो होने चाहिए जो रीजनेबली आपको एग्जामिनेशन से पता नहीं पड़ पाए और जो खरीद रहा है उसको इस बात का मालूम ना हो। अगर उसको पता है फिर भी खरीद रहा है तो वो अलग बात है, ठीक है। और इसके साथ में लास्ट आपका हो जाएगा जो हमने यहीं पे देखा है 16K3 में, यूसेज और ट्रेड की अगर कोई बात करी गई है तो, ठीक है। ये तीन इम्प्लाइड वारंटीज में यहाँ पे जो बताई गई है उसमें आ जाएंगे। चलिए बस इतना ही था आज के लिए। आगे के हम प्रोविजंस अगले लेक्चर में देखेंगे जो कि हम चालू करेंगे सेक्शन 18 से। अब इसको थोड़ा स्पीड में करेंगे, कोशिश करेंगे 4 या 5 लेक्चर में आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ में, अपनी तैयारी चालू रखिए, और हम जल्द ही हरियाणा जुडिशरी के लिए एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, उसके बारे में आपको अपडेट जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।